Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by HF Deluxe. नए इंडियन की डिलक्स बाइक. Co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो आइए सबसे पहले खबरों को डिकोड करते हैं. आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है, जो 103 मिनट का था. पौने 2 घंटे के इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक मंत्र दिया है और वो है दाम कम दम ज्यादा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे लंबा भाषण दिया है, इसलिए आज हर देशवासी को इसका मतलब समझना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सैल्यूट करते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है. इसलिए खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला लाल किले से दिया गया भाषण है. आज प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट भी देश की जनता के सामने रखा है और उनका भाषण सिर्फ वादों का दस्तावेज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक नया संकल्प है. आज हम प्रधानमंत्री मोदी के संपूर्ण भाषण को आपके लिए डिकोड करेंगे. प्रधानमंत्री ने घुसपैठ पर राजनीति करने वालों को आज लाल किले से कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत भारत की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और घुसपैठिए हमारे देश की बहन बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया है और यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भारत में घुसपैठ की समस्या का जिक्र किया है. और आज आपको यह भी बताएंगे कि कैसे घुसपैठिए हमारे वोटों में मिलावट कर रहे हैं और अब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गए हैं. और आखिर में हम आपको अमेरिका के अलास्का लेकर चलेंगे, जहां आपसे कुछ देर बाद दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच एक ऐतिहासिक बातचीत होने वाली है. अलास्का के एंकरेज शहर में इस मीटिंग के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस शहर के आसपास अमेरिका और रशिया ने अपने हजारों सैनिकों के साथ अपने फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रखा है और इस शहर पर सैटेलाइट के जरिए भी नजर रखी जा रही है और अब आपको भी इस शहर पर अपनी नजर बनाकर रखनी है. तो अगर आज सुबह आप प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण नहीं देख पाए हैं तो आज हम संक्षिप्त में इस पूरे भाषण का विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं और आपको यह बताएंगे हम कि प्रधानमंत्री मोदी आज लाल किले से आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो आज लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी ग्रैंड जबरदस्त एंट्री हुई. उनकी यह एंट्री 146 करोड़ लोगों के एक ताकतवर भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही थी. इस बार स्वतंत्रता दिवस का थीम ऑपरेशन सिंदूर है, इसलिए पूरे लाल किले पर आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी. आज प्रधानमंत्री मोदी ने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी और केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है. यह रंग त्याग, बलिदान और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है. आज लाल किले पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाए. एक हेलीकॉप्टर पर तिरंगा लगा हुआ था और दूसरे हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगा हुआ था. आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं. उन्होंने आज लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. वो देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 12 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया. इस मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था. अब प्रधानमंत्री मोदी से आगे सिर्फ
जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 17 बार इसी लाल किले पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले पर अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। उन्होंने 103 मिनट तक देश के लोगों को संबोधित किया। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे छोटा भाषण दिया था, जो सिर्फ 56 मिनट का था। और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने औसतन हर बार 85 मिनट का भाषण लाल किले से दिया है। अगर हम सारे भाषणों की औसत निकालें तो वो लगभग इतनी आती है। 2004 से लेकर 2013 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल किले पर दिए गए 10 भाषणों का जो औसत समय है वो था 42 मिनट। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। अगर आज आपने इस भाषण को मिस कर दिया है तो आपके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे भाषण को आज डिकोड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने औलादी चट्टानों को तोड़ा है, जिसने औलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला भाषण है लाल किले की प्राचीर से देश के नाम। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। ट्रंप के 50% टैरिफ से निपटने के मंत्र उन्होंने बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित भारत के लिए एक नए एयर डिफेंस सिस्टम की उन्होंने घोषणा की। कृषि प्रधान देश में जेट इंजन और सेमीकंडक्टर्स बनाने की जरूरत को देश को समझाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की और इस पर 13 मिनट से ज्यादा वो बोले हैं। अपने भाषण में उन्होंने किसान 27 बार कहा, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भरता शब्द 22 बार, सुदर्शन चक्र 10 बार, सेना 10 बार, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र 5 बार, मेड इन इंडिया 5 बार, स्वदेशी 4 बार, घुसपैठिए
4 बार और पाकिस्तान का उन्होंने 3 बार नाम लिया है। अगर आप इन शब्दों को देखेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनके भाषण का जो फोकस था वो कहां था। उनके भाषण का पूरा जोर किसानों पर था, आत्मनिर्भर भारत पर था, जहां आप देख सकते हैं सुदर्शन चक्र का उन्होंने जिक्र किया है, सेना का उन्होंने जिक्र किया है, और इससे आपको समझ में आएगा कि उनका 2.25 घंटे का जो भाषण था वो किन शब्दों के आसपास घूम रहा था। आज उनके पूरे भाषण की कॉपी भी मैं लेकर आया हूं। बहुत लंबा भाषण है और आप सोच लीजिए 2.25 घंटे आज वो लगातार लाल किले से बोले हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को डिकोड करने से पहले हम आपको आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आज नेशनल वॉर मेमोरियल में जब वो पहुंची तो उस समय दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी और बारिश के बीच राष्ट्रपति ने शहीद सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आज दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही थी और इन तस्वीरों में अभी आपने देखा कि भारी बारिश उस समय हो रही है नेशनल वॉर मेमोरियल में, और ये बारिश भी राष्ट्रपति के इरादों को रोक नहीं पाई और हमारे तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, हमारे रक्षा मंत्री, ये सभी बारिश के बीच शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को एक नया मंत्र दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे खास बात इस भाषण की क्या है, तो वो है ये नया मंत्र, जिसका नाम है दाम कम दम ज्यादा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बुलंद भारत का नया संकल्प है। दाम कम दम ज्यादा स्वदेशी और शौर्य की नींव पर खड़े हैं। आज भारत 2 स्तंभों पर खड़ा है, एक है शौर्य और दूसरा है स्वदेशी, जिससे शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सब का मंत्र होना चाहिए दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो। इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो यह नया मंत्र प्रधानमंत्री ने आज भारत को दिया है, दाम कम और दम ज्यादा। यहां दाम कम का मतलब है कि भारत पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बनेगा, जहां बनने वाला हर उत्पाद का दाम कम होगा और उसकी क्वालिटी का दम सबसे ज्यादा होगा। यानी भारत आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बनेगा और दुनिया भर के बाजारों पर अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से और कम दामों की वजह से कब्जा करेगा। आत्मनिर्भर, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल शब्द का बार बार जिक्र करके प्रधानमंत्री ने यह साफ संदेश दिया है कि भारत अमेरिका के टैरिफ के सामने झुकने वाला नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हर मुश्किल का सामना भारत करेगा।
दम ज्यादा का मतलब यह है कि भारत रक्षा और सैन्य ताकत के मामले में भी अब और दमदार बनेगा। रक्षा के मामले में भारत और ज्यादा मजबूत होगा, भारत हथियार बनाने में आत्मनिर्भर बनेगा और सेना को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। और अब भारत इस नए दम के दम पर किसी से दबेगा नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सल्यूट किया और पराक्रम और गौरव पर एक राष्ट्रवादी संदेश दिया। और वो संदेश यही है कि नया भारत अब नए नियमों के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध लड़ेगा। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो है मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान। भारत का सुदर्शन चक्र एक ऐसा ताकतवर हथियार होगा जो दुश्मन के हवाई हमलों को देश की सीमा के अंदर आने से रोकेगा। सुदर्शन चक्र एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो सुरक्षा कवच भी होगा और ये हमला भी करेगा, यानी रक्षा भी करेगा और हमला भी करेगा। सुदर्शन चक्र अगले 10 वर्षों में यानी वर्ष 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, सैन्य ठिकानों, अस्पताल, रेलवे नेटवर्क और यहां तक कि आस्था के केंद्रों की रक्षा करेगा, मंदिरों की भी रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेकर इस मिशन की शुरुआत हुई है और सुदर्शन चक्र की तरह ही यह हथियार भी अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे नष्ट करेगा। इस हथियार के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर निर्माण पूरी तरह से भारत में होगा और फिर इस हथियार को देश में अलग अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। सुदर्शन चक्र को भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे देश पर दुश्मन के हमलों को रोकने वाला एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैनात हो जाएगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए अब बेहद जरूरी है। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी
आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलें भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इससे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा और कल ही 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी एक नई रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया, जो लंबी दूरी तक मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगी। यानी एक अलग पूरी फोर्स जो सिर्फ रॉकेट और मिसाइल्स से बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद पाकिस्तान अब यह समझ गया है कि मिसाइल्स ही युद्ध का भविष्य है और चीन की सेना में भी एक ऐसी ही रॉकेट फोर्स है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने वाली एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। और पाकिस्तान जरूर चीन की मदद से ऐसे हथियार अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करेगा जो भारत पर सफल हमला कर पाए। इस बार तो पाकिस्तान की मिसाइल भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन अब पाकिस्तान समझ गया है कि उसे अपनी मिसाइलों पर काम करना होगा। अब ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को यह सिखाया कि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ उसके हमलों को रोकने की क्षमता बहुत जरूरी है और सुदर्शन चक्र से भारत की यह ताकत अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको याद होगा, इजराइल के पास भी आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई हमलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अमेरिका भी एक गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो हमला करने वाली मिसाइलों का पता लगाकर अंतरिक्ष में मौजूद हथियारों की मदद से उन्हें हवा में ही नष्ट कर देगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और ये एक नया युग है जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा और इसका नाम है सुदर्शन चक्र। आजादी के 78 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। यह पहली बार हुआ है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर आजादी के बाद से अब तक सिर्फ राजनीति हुई है, काम कभी नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज भी हमारे विपक्षी दल बिहार में SIR का लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत भारत की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यहां पर अपराध कर रहे हैं, चुनावों पर बुरा असर डाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए
मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की गंभीरता को आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज के दिन घुसपैठिए के मुद्दे को उठाया है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी थे उस समय। आज 9 साल के बाद यह आंकड़ा 5 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। एक और अनुमान के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेश से आते हैं, बाकी देशों से भी आते हैं, लेकिन बांग्लादेश से सबसे ज्यादा। और ये लोग हमारे युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, यहां पर अपराध कर रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 17 करोड़ है और संभव है कि उसकी लगभग 1/3 जनसंख्या के बराबर घुसपैठिए आज भारत में हो। सोचिए, 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश से 5 करोड़ लोग से ज्यादा हमारे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि किसानों के हितों से भारत कभी समझौता नहीं करेगा और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने देश के 70 करोड़ किसानों के अलावा देश के पशुपालकों और मछुआरों के हितों का भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन यह जो संदेश है लाल किले से, यह सीधा डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन संदेश उन्हीं के लिए है। आप भी सुनिए और देश के किसानों को खास तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी की यह बात जरूर सुननी चाहिए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री ने आज देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान की बहुत तारीफ की है और आज किसानों की वजह से दुनिया में भारत दूध, दाल और जूट के उत्पादन में नंबर 1 है। आज दुनिया में मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। चावल, गेहूं, फल और सब्जियों के उत्पादन में भी दुनिया में भारत आज दूसरे नंबर पर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजादी के 79वें वर्ष में भी हमारे देश में करीब 48% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लेकिन सिर्फ 18% है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए यह जरूरी है कि कृषि पर रोजगार की निर्भरता को कम किया जाए और भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन हमारे देश में फाइटर जेट के इंजन आज भी नहीं बनते और उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहन दिया है कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब आइए। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को
मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते हैं, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे और ताकत लगाएं। आज आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के व्यापारियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी घोषणा भी की है, जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। लाल किले से उन्होंने कहा कि इस दिवाली पर जीएसटी को लेकर जनता और देश के व्यापारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जाने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। अब जीएसटी में नए रिफॉर्म्स किए जाएंगे, नए बदलाव किए जाएंगे और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब्स रहेंगे। ये 2 टैक्स स्लैब्स रखने का प्रस्ताव है। देखिए अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए आप। इससे पहले 5 टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें घटाकर 2 टैक्स स्लैब बना देने का प्रस्ताव रखा गया है। और ये जो नए टैक्स स्लैब होंगे, ये होंगे 5% का टैक्स स्लैब और 18% का टैक्स स्लैब। ये प्रस्ताव है, ये हो सकता है। और इस बदलाव से व्यापारियों को तो जो राहत मिलेगी वो है ही, लेकिन रोजमर्रा के आपके जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई सारे सामान अब इसके बाद सस्ते हो जाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक नया तोहफा होगा देश के लिए। जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सारी बातें आज ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार आज के दिन लाल किले से कही हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भी जिक्र किया और राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के योगदान के बारे में पूरे देश को बताया, उनकी प्रशंसा की। और आजादी के बाद पहली बार लाल किले से किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का इस प्रकार से जिक्र किया है। पहले आप देखिए उन्होंने क्या कहा आरएसएस के बारे में और फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से
100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आज से 100 साल पहले वर्ष 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, यानी वो भी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने आरएसएस में लंबे समय तक काम किया है, उनके डीएनए में आरएसएस है। और आपको याद होगा, राहुल गांधी सहित कई विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता हमेशा आरएसएस की आलोचना करते रहे हैं। आज उन सबको प्रधानमंत्री का यह भाषण सुनकर बड़ा झटका लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस का जिक्र करके सबको यह बता दिया है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में एक ऐसे दुश्मन का भी जिक्र किया है जो ना तो सरहद के पार है और ना ही आपके घर के बाहर है। यह दुश्मन है तला हुआ भोजन, जो आपके किचन और थाली से होता हुआ धीरे धीरे आपको मोटापे की तरफ ले जा रहा है। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत कम नेता मिलेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत कम प्रधानमंत्री मिलेंगे जो इस तरह की बात आपके शरीर से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, जो वो लाल किले की प्राचीर से करेंगे। आमतौर पर जो दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के खतरे से आप सबको सावधान किया है और ये बात आपको उनकी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जब मैं फिटनेस की बात करता हूं, जब मैं खेलकूद की बात करता हूं, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। देखिए, यहां आपको एक बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बाकी नेताओं से कैसे अलग हैं और वो कैसे बिल्कुल अलग सोचते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में कितने ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, कितने ऐसे नेता होंगे जो अपने देश की जनता से कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, अपने मोटापे को कंट्रोल में रखिए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए और तेल की मात्रा जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे भी आप कंट्रोल में रखिए। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। इससे पहले वो स्वच्छ भारत की बात कर चुके हैं। तब भी लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत की बात कैसे कर सकते हैं। यहां पर खड़े होकर उन्होंने शौचालय की बात की। बड़े लोगों को हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री इतनी छोटी सी समस्या को लेकर, लेकिन ये छोटी समस्याएं नहीं हैं, ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। लोग सोचते हैं कि लाल किले पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को सिर्फ पॉलिसी, यानी भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन असल में अगर आप आम आदमी के नज़र से देखें तो उस समय स्वच्छ भारत की जो बात थी, ये आम आदमी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है हम बात नहीं करते, ये अलग बात है। शौचालय हमारे देश की महिलाओं के लिए जो खास तौर पर गाँव में रहती हैं, उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा था, आज तक किसी नेता ने इसे समझा ही नहीं, लेकिन उन्होंने वहां खड़े होकर शौचालयों की बात की, स्वच्छ भारत की बात की। आपको याद होगा, एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने लाल किले से ही खड़े होकर माता पिता से ये कहा कि आप अपनी लड़कियों से तो जरूर ये सवाल पूछते हैं, बेटियों से, कि कहां जा रही हो, लेकिन अपने बेटों से क्यों नहीं पूछते कि वो कहां जा रहे हैं। यानी एक परिवार कैसे सोचता है, एक परिवार को क्या करना चाहिए, एक परिवार की समस्याएं क्या हैं, जो एक आम लोगों का परिवार होता है, वो प्रधानमंत्री अच्छे से समझते हैं। और आज उन्होंने जो बात कही है वो भी बहुत काम की बात है। उन्होंने जो आपसे बात कही है वो ये है कि हम, प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है
और भारत के शौर्य और ताकत की उन्होंने बात की है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है देश की जनता का फिट रहना और देश की जनता का सेहतमंद रहना, स्वस्थ रहना। अगर भारत के आम लोगों ने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया और मोटापा इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो देश की एक बड़ी आबादी अस्पतालों के चक्कर लगाती रहेगी। हमारे देश के ज्यादातर लोग अगर अस्पतालों में चक्कर लगाते रहेंगे, अनफिट हो जाएंगे, बीमार रहने लगेंगे, उनसे चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो विकसित भारत कैसे बनेगा? हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? हम जो अपने भारत के बारे में सपना देख रहे हैं, एक अनफिट भारत उन सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे को हराने के लिए देश के लोगों से अपील की है। वो सिर्फ अपील नहीं करते बल्कि मोटापे की समस्या का समाधान भी बताते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव अगर देश के 146 करोड़ लोग अगर अपना लें तो क्या हम मोटापे के खिलाफ एक राष्ट्रीय क्रांति शुरू नहीं कर सकते? क्या हम अपने भोजन से 10% तेल कम नहीं कर सकते? और ये सवाल आज हम आप तक ले जा रहे हैं कि आप अपने खाने में 10% तेल क्या कम नहीं कर सकते? क्योंकि मोटापा हमारे देश में एक महामारी की तरह बढ़ रहा है और आने वाले समय में हर 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। तेजी से बढ़ते मोटापे के पीछे सबसे बड़ी वजह है तला हुआ भोजन, जिसमें समोसे, कचौड़ी, पकौड़े जैसे खाने की चीजें शामिल हैं। हमारे देश में कई बार हम अपने घरों में भी खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें तेल या घी की मात्रा और बढ़ा देते हैं। जितना ज्यादा तेल घी डालेंगे खाना उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। इसलिए इस मात्रा को आपको कम करना है। जो हेल्दी खाना है वो आपको बनाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में हमारे देश में मोटे लोगों की संख्या 18 करोड़ थी और 2050 तक इनकी संख्या देश की 1/3 आबादी मोटापे से ग्रस्त हो जाएगी। यानी 45 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या होगी 2050 में। अब ये 45 करोड़ लोग देश के विकास में अपना योगदान कैसे देंगे? देश भी छोड़िए, अपने समाज के विकास में, यहां तक कि अपने परिवार के विकास में भी ये कैसे योगदान देंगे? अगर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रकार से देश के लोगों को मोटापे से आजादी दिलाने की एक मुहिम लाल किले से शुरू की है, और मैं तो आज आपसे ये कहूंगा कि आप सबसे पहले इसी मुहिम में शामिल होइए और मोटापे से भारत छोड़ो कहिए। एक बार भारत छोड़ो आंदोलन हमने शुरू किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। इस बार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना होगा मोटापे को भारत से भगाने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बहुत सोच समझकर आप तक रखी है। अब आज की एक और बहुत बड़ी खबर। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन 15 अगस्त एक ऐसी तिथि है जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि अब से करीब 3 घंटे के बाद भारत से लगभग 9000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 12:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन का विमान अलास्का के एंकरेज शहर में उतरेगा, और यह बताया गया है कि एंकरेज के मिलिट्री बेस पर ट्रंप खुद पुतिन का स्वागत करेंगे और इनके बीच बातचीत कम से कम 6 से 7 घंटे तक चल सकती है। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति पुतिन रशियन में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर का होना बहुत जरूरी है। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत होगी इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है और शायद दी भी नहीं जाएगी। इस मुलाकात के बाद दोनों राष्ट्रपति मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो शायद दुनिया के हर चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी। और अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रशिया में दूसरे विश्व युद्ध के एक मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये नई लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज की एक और बड़ी खबर यह भी है कि इस ऐतिहासिक मुलाकात से ठीक पहले रशिया की सेना ने यूक्रेन के एक और इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। तो यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और इस बैठक के बारे में हम आपको और भी ज़्यादा जानकारियां भी देने वाले हैं। ये जो एंकरेज जो शहर है, ये बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद इस खबर का दूसरा हिस्सा हम आपके सामने पेश करेंगे। कौन है?
जोड़े देश को। विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। इस इंडिपेंडेंस डे अपने पशुओं को हानिकारक केमिकल से आजादी दिलाएं और उनकी अच्छी सेहत, ज्यादा दूध और अच्छी ब्यात के लिए देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार दें। क्यों? सही कहा ना? 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास। इसमें ना आए कोई गांठ, स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम आपको अलास्का के बारे में बता रहे थे, जहां दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच एक ऐतिहासिक बातचीत होने वाली है और सुरक्षा को लेकर वहां सबसे ज्यादा तैयारियां हो रही हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा वहां पर इस समय है। इस शहर का नाम है एंकरेज और यहां के मिलिट्री बेस पर अमेरिका के लेटेस्ट और एडवांस्ड F-22 फाइटर जेट्स लगातार यहां से उड़ान भर रहे हैं। उन्हें यहां पर तैनात कर दिया गया है। यह अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक है, जिसमें अमेरिका के 32,000 सैनिक तैनात हैं। शीत युद्ध के दौरान इसी बेस से अमेरिका सोवियत संघ पर नजर रखता था और अब यहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की यह ऐतिहासिक मुलाकात हो रही है। यहां ट्रंप के लिए रेड जोन प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 300 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन लागू होगा। कोई विमान 300 किलोमीटर के दायरे में उड़ नहीं पाएगा। साथ ही अमेरिका के सैटेलाइट्स इस पूरे शहर पर लगातार नजर रखेंगे और संभव है कि रशिया भी अपने सैटेलाइट्स के जरिए इस शहर पर पूरी निगरानी रख रहा होगा। मिलिट्री बेस के अंदर और बाहर 2 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा के लिए इस मिलिट्री बेस के नेटवर्क को भी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, यानी इसे अलग कर दिया गया है। यहां एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इक्विपमेंट्स तैनात कर दिए गए हैं और आप कह सकते हैं कि अलास्का का यह मिलिट्री बेस इस समय दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बन गया है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भले ही अमेरिका में हो रही है, पर यहां सुरक्षा में बराबरी का सिद्धांत लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों नेताओं के काफिले में गाड़ियां, सिक्योरिटी एजेंट्स, यहां तक कि हथियारों की संख्या भी बराबरी की होगी, एक जैसी होगी। राष्ट्रपति पुतिन के करीब उनके अपने सिक्योरिटी एजेंट्स होंगे जो उनके बहुत करीब रहेंगे और बाहरी घेरे में अमेरिका की वही सीक्रेट सर्विस होगी जो ट्रंप की सुरक्षा करती है।
और यह भी बताया गया कि इस मुलाकात में कोई भी पक्ष दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठेगा और दूसरे की गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोलेगा। अलास्का से सिर्फ 88 किलोमीटर की दूरी पर रशिया के एक मिलिट्री बेस पर फाइटर जेट्स रशिया ने बिल्कुल तैनात करके रखे हैं, स्टैंड बाय पर रखे हैं। यानी कुछ मिनटों में ही रशिया के ये लड़ाकू विमान अलास्का तक पहुंच सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और राष्ट्रपति पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी बख्तरबंद गाड़ी इस जगह पर पहुंच गई है और राष्ट्रपति पुतिन के लिए पानी की बॉटल्स और उनके कप भी उनकी टीम खुद रशिया से लेकर आई है। आज रशिया के विदेश मंत्री एंकरेज पहुंचे और यहां उनकी टी शर्ट पर उनकी उन्होंने जो जर्सी पहनी हुई थी एक मैसेज लिखा था और वो है CCCP। रशिया में इसका मतलब होता है सोवियत संघ। इसके दो ऐतिहासिक संदेश हैं। पहला, यूक्रेन भी एक समय सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में यूक्रेन एक अलग देश बना था। दूसरा, अलास्का भी 158 वर्ष पहले रशिया का ही हिस्सा था और वर्ष 1867 में रशिया ने इसे अमेरिका को लगभग 62 करोड़ रुपए में बेच दिया था। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से उन्हें नतीजों की काफी उम्मीद है। Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткофа. Президент об этом сказал. И Уиткоф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, завтра. तो ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इसका इंतजार भारत में भी हो रहा है क्योंकि इस बैठक के नतीजों का प्रभाव सीधे तौर पर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर रशिया पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है ताकि रशिया अपने दोस्त भारत को बचाने के लिए अमेरिका की बात मान ले। इस समय अलास्का के एंकरेज शहर का तापमान करीब 11 डिग्री है। काफी ठंडा मौसम इस समय वहां पर है और अगर भारत को लगातार इन दोनों की बातचीत में बने रहना है तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि इस ठंड में अगर ट्रंप और पुतिन को गर्मा गर्म चाय और ताज़ा समोसे वहां पर मिल जाएं तो ये दोनों ही भारत का ध्यान रखेंगे और संभव है कि ये दोनों मिलकर ऐसा फैसला लें जिसमें भारत का भी फायदा हो। तो आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है और हमें लगता है कि चाय समोसा की कूटनीति से इन दोनों नेताओं का मन बदल सकता है और संभव है कि ये किसी एक मुद्दे पर राजी भी हो जाएं। इसलिए भारत की तरफ से अगर इन्हें चाय और समोसे वहां पर पेश किए जाएं तो शायद इस बैठक में दोनों का मूड भी ठीक रहेगा। अब एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको डीकोड जिंदगी में आज का विचार दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मीली का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है जेट डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास, इसमें ना आए कोई गांठ, स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आखिर में स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब आंख खुलें तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। नमस्कार। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मैं केशव का पांचजन्य गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। टूटी चूड़ी, भुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, और कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। कारगिल का युद्ध सिर्फ एक जीत की गाथा नहीं है, ये एक अमर कथा है उन सभी वीर जवानों की जिन्होंने उस 1999 के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली भावना के साथ लड़ाई लड़ी। 26 साल बाद भारतीय सेना द्वारा इस इलाके में काफी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। बेहतर रोड कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी सर्विलेंस सिस्टम है। कारगिल एक अमर गाथा। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वाधीनता